Hello student, good evening, and now we continue the DCL command, data control language. It contains a statement to assign security level in database which include multiple user setups. The data control language में हम क्या करते हैं कि हम किसी को राइट्स प्रोवाइड करते हैं, प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हैं कि भाई वो क्या रीड कर सकता है, डेटा राइट कर सकता है। तो इसकी दो कमांड्स होती है, ग्रांट और रिवोक। ठीक है, ग्रांट टू गिव प्रिविलेज, मतलब जब किसी को कुछ प्रिविलेजेस दी जाएंगी टू एक्सेस द डेटाबेस, एंड रिवोक व्हेनेवर वी जस्ट मतलब हम वापस ले लेंगे ऑल द प्रिविलेजेस दैट हैव बीन गिवन टू दैट यूज़र। ओके, next one is transaction control language. Transaction control language, it is used to control the transactions in a database system. It contains statements like commit, save point and rollback. इसके अंदर तीन कमांड्स आती है, commit, save point और rollback। क्या है इनमें, जैसे आपने कई सारी कमांड्स लिखी, आप MySQL पे जब बहुत सारे कमांड्स लिखने के बाद आप कमिट लिख देते हो तो वहाँ तक का जो डेटाबेस में आपने चेंज किया है वो सेव हो जाता है। लेकिन अगर आपने उसके बाद 4-5 कमांड्स लिख दी और फिर आप रोल बैक कमांड लिख देते हो तो क्या होता है, जो भी आपने चेंज किया था सिस्टम अपने डेटाबेस के अंदर, अगर आप रोल बैक करते हो तो कमिट तक का डेटाबेस आप एक्सेस कर पाओगे, बट उसके बाद की जो 5 कमांड्स थी वो चेंजेस डेटाबेस में ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक सेव पॉइंट और है। ये क्या करते हैं कि हमने मान लो पहले ही स्टेटमेंट लिखी या 2-3 स्टेटमेंट लिखी, फिर हमने एक सेव पॉइंट क्रिएट कर दिया, फिर 2-3 कमांड के बाद फिर एक सेव पॉइंट क्रिएट कर दिया। तो अगर आप अब रोल बैक कमांड चलाओगे तो रोल बैक क्या करेगा, जो प्रीवियस सेव पॉइंट है वहाँ तक के डेटा को सेव रखेगा। सेव पॉइंट का ये है, और कमिट तो है ही, और द रोल बैक टू रिटर्न बैक टू दी up to the save point or up to the commit. If you don't have any save point, then you will revert back to the commit. Data type in MySQL, that is SQL, कौन कौन से डेटा टाइप सपोर्ट करता है, इंटीजर, कैर एंड वेरकैर। वेरकैर एंड कैर में आपको डिफरेंस पता होगा, कैर इज ऑफ फिक्स्ड वेरिएबल लेंथ, वेरकैर इज ऑफ वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि फिक्स लेंथ में आप अगर मेमोरी में डेटा कोई सेव करोगे, मान लो आपने 10 बाइट्स कैर लिख दिया तो आपने, लेकिन आपका नाम 6 बाइट का ही था, तो 4 बाइट अनयूज्ड ही मेमोरी, मतलब वो यूज़ होगी, वो ऐसा नहीं है कि वो फ्री छोड़ दी जाएगी कि आप बाद में उसे यूज़ कर लो। यानी कि फिक्स लेंथ है, जैसे आपके सूटकेस में जगह हो या नहीं हो, वो सूटकेस अगर आप उठा के जा रहे हो तो आपका जा रहा है। लेकिन वेरकैर में क्या होता है कि आपने जितना मेमोरी एरिया चाहिए आप उतना यूज़ करते हो और बाकी मेमोरी एरिया आपका रिजर्व रह जाता है, एंड यू कैन यूज़ इट लेटर ऑन। मतलब वो मेमोरी एरिया सिस्टम के पास अनसेव्ड में, मतलब मेमोरी सिस्टम के पास रहेगी। तो इससे मतलब मेमोरी लॉस नहीं होता है, जबकि आपके कैर डेटा टाइप में मेमोरी लॉस होता रहता है, क्योंकि आपने फिक्स्ड वेरिएबल लेंथ में आपने, फिर मान लो अगर किसी को 50 बाइट्स दिए हैं और आपका वेरिएबल की लेंथ में सिर्फ 6 बाइट यूज़ हो रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द मेमोरी विल बी बेसिकली यूज्ड अप, उसमें ब्लैंक स्पेस प्लेस कर दिए जाते हैं। जबकि वेरकैर के अंदर ऐसा ब्लैंक स्पेस प्लेस नहीं किया जाता, जितना यूज़ होता है उतना यूज़ होता है, बाकी मेमोरी सिस्टम के पास रह जाती है। डेटा टाइप है, टाइम है, डेसिमल है। डेसिमल में डेसिमल 5,2 है। तो इसका मतलब क्या है कि फिक्स्ड, मतलब डेसिमल में 5 बाइट्स होंगे, उसमें से जैसे आपने ,2 लिखा है तो 2 की वजह से क्या होगा कि आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस होंगी और बिफोर डेसिमल इट्स विल बी 3 प्लेसेस। डेसिमल और न्यूमेरिक सेम, दोनों में सेम तरह का रहेगा कि आप भले ही आप, जैसे मैंने 5,2 लिखा है, इसकी वजह आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो बाद वाला होगा दैट विल बी आफ्टर डेसिमल प्लेस वैल्यूज़, एंड पहले वाला होगा कि आफ्टर डेसिमल प्लेस वैल्यू को रेस्ट, उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जितना बच रहा है वो रेस्ट ऑफ द प्लेसेस फॉर द विदाउट डेसिमल। ओके, एंड कैर एंड वेरकैर हमने पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट वन इज़ नाउ कम टू दी DDL कमांड्स। DDL कमांड्स में हम चले जाते हैं तो हमारा सबसे पहले है सिलेक्ट, कॉलम नेम करते हैं या एस्ट्रिक लगाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इनको सपोर्ट करता है। डिस्टिंक्ट कीवर्ड है, डिस्टिंक्ट मैंने बताया था कि नॉन रिपीटेड वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। जैसे आपने लिखा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, कोई भी कॉलम नेम लिख दिया, आपने डिपार्टमेंट नेम लिख दिया, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम टेबल,
उस टेबल का जो भी नाम होगा, तो क्या होगा, वो डिपार्टमेंट अगर 4 बार आ रहा है तो सिर्फ एक बार ही उसका नाम डिस्प्ले होगा। 4 बार नॉन रिपीटेड वैल्यू, मतलब नॉन रिपीटेड वैल्यू डिस्प्ले होगी। वेयर का क्लॉज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, वेयर का क्लॉज लग जाता है। वेयर का क्लॉज आपका कंडीशन पे बेस्ड होता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स आपका सिस्टम सपोर्ट करता है, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। लास्ट वन इज नॉट इक्वल टू, फॉर यूजिंग नॉट इक्वल टू। ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट। कॉलिंग बेस्ड ऑन रेंज, अगर रेंज है तो आप कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ करते हो, आप बिटवीन यूज़ करते हो, नॉट बिटवीन यूज़ कर सकते हो, इन और नॉट इन। इन किस लिए होता है कि जब आप जैसे कहना चाह रहे हो कि सिटी इन दिल्ली, ठीक है, यहाँ तो चल गया, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं, जिन जिन की सिटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास है या कलकत्ता है, उनका डेटा डिस्प्ले हो जाए, तो यहाँ पे आप वेयर के क्लॉज में लगा दोगे, वेयर सिटी इन कोड्स में डाल दोगे, और मतलब ब्रैकेट स्टार्ट सिट दिल्ली कॉमा बॉम्बे कॉमा जो भी गोवा हो, कोई भी हो, तो बट आएंगे कोड्स में और कॉमा के साथ, और ब्रैकेट क्लोज और डीलिमिटर, एंड बेसिकली डीलिमिटर फॉर एंडिंग ऑल ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। कोई भी एसक्यूएल की स्टेटमेंट एंड करते हो तो डीलिमिटर तो लगता ही। नेक्स्ट वन इज़, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल देके बता दिया था, वेयर गेम नेम इन टेबल टेनिस और चेस, तो यहाँ पे दोनों में से कोई सा भी हो। वहाँ पे आपको अदरवाइज़ लिखना पड़ता कि और की कंडीशन लगा के कि गेम नेम इक्वल टू टेबल टेनिस और गेम नेम इक्वल टू चेस, और अगर 2 से ज़्यादा हैं तो हर बार उसी वेरिएबल की नाम लिख करके इक्वल टू दिस वन, और इक्वल टू दिस वन, और इक्वल टू दिस वन, और इक्वल टू दिस वन, तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता। नेक्स्ट वन इज कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैच। पैटर्न का मैच होता है, देखो पहला है जो है, इसमें क्या होगा कि एन अगर बीच में आ रहा होगा तो वो सारों को वो मैच कर देगा जिसके भी बीच में कैपिटल एन आ रहा होगा। लेकिन जो बाद वाला है उसमें क्या करेगा, शुरू में 3 कैरेक्टर होने चाहिए और बाद में एन आना चाहिए। और एक और बात आप याद कर लोगे कि कंडीशन बेस्ड के साथ लाइक, मतलब लाइक यूज़ होगा। कैसे, वेयर नेम लाइक, और फिर ये चीज़, और ये कोड्स में आएगी। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू हमारी विदाउट कोड्स जाएगी, जबकि हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ और अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर विल बी कोड्स ऑन कोड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज ज्वाइनिंग। ज्वाइन करते हैं 2 टेबल्स को, तो ज्वाइन में, ज्वाइन इज ए क्वेरी दैट कंबाइंस रोज फ्रॉम वन टेबल और वन और मोर टेबल्स। तो इक्वी ज्वाइन होता है, उसमें क्या करते हैं कि कॉलम के नाम है, तो जैसे कॉलम 1 है, मेरा कॉलम 1, मैं ये मान रही हूँ कि 1 2 जहाँ मैंने लिखा है वो टेबल 1 के पार्ट है, और 2 2 और 4 4 लिखा है तो वो टेबल 2 के पार्ट है। तो हम कैसे लिख देते हैं, जो जो फील्ड हमें सेलेक्ट करने होते हैं वो फ्रॉम टेबल 1, टेबल 1 का मैंने एक शॉर्ट नेम दे दिया, और ऐसे ही मैंने टेबल 2 का नाम दे दिया शॉर्ट। क्यों शॉर्ट नेम दे दिया, क्योंकि मुझे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए। मुझे ऐसा नहीं है कि पहली टेबल में क्या होता है कि जैसे डेटा हमारा सेव्ड होता है रैंडमली, मतलब इस टेबल में रोल नंबर वाइज स्टोर्ड है, लेकिन उसमें मान लो रिवर्स रोल नंबर में से स्टोर्ड है, तो अगर मैं ये कंडीशन नहीं दूंगी तो वो क्या करेगा, पहली टेबल से तो रोल नंबर असेंडिंग वाले ही होंगे, लेकिन दूसरे के, मतलब पहले वाले के असेंडिंग को दूसरे वाले के डिसेंडिंग से मैच करके डेटा डिस्प्ले कर देगा, जो कि गलत है। तो इसीलिए हम ये कंडीशन डालते हैं कि T1 डॉट कॉलम 1, यानी कि टेबल 1 का जो कॉलम मुझे मैच कराना है इक्वल टू T2 डॉट कॉलम 1 1। ये 1 1 है, क्या है ये, मतलब दूसरी टेबल का पहला फील्ड है, मतलब जो फील्ड आपको मैच कराना हो, लेकिन पहले टेबल का नाम डॉट उस फील्ड का नाम इक्वल टू टेबल का नाम डॉट फील्ड का नाम, पहली टेबल बाद में दूसरी टेबल। और जिस टेबल का नाम आप पहले दोगे डिस्प्ले उसके अकॉर्डिंग होगा, ना कि दूसरे के। जैसे पहले में आपने दे रखा है 1 2 3 4 5, दूसरे में दे रखा है आपने 4 3 5, तो अब अगर आपने डिस्प्ले किया है तो पहले के अकॉर्डिंग होगा 1 2, अगर 1 का डेटा दूसरे में भी होगा तो डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाते हैं कि प्रोडक्ट कैसे डिस्प्ले होगा या क्या फ़र्क है कार्टेशियन यूनियन में और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। तो यूनियन में आपने देख लिया कि कॉरस्पॉन्डिंगली मैच होगा, देन ओनली इट विल बी डिस्प्लेड। जैसे प्रोडक्ट होता है, इट इज़ नोन एज क्रॉस जॉइन। It return all the rows from both the tables. Each row in first table is paired with the rows in second table.
मतलब जैसे आप इसको अच्छे से समझ लोगे कि स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट मेरी पहली टेबल है और गेम मेरी दूसरी टेबल है। तो अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं डिस्प्ले कर रही हूँ तो क्या होगा, पहली टेबल का पहले दोनों मतलब पहली टेबल का पहला फील्ड दूसरी टेबल के पहले फील्ड से मिलेगा, फिर पहली टेबल का पहला फील्ड ही दूसरी टेबल के दूसरे फील्ड से मिलेगा। यानी कि मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 2 जा 1 3 जा ऐसे होगा। ऐसे ही 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा और 3 1 जा 3 2 जा ऐसे कॉरस्पॉन्डिंगली। यानी कि पहली टेबल का पहला फील्ड पहले यहाँ पर सभी के साथ मिलेगा, फिर दूसरा फील्ड फिर से सभी के साथ मिलेगा और फिर तीसरा फील्ड फिर से सबके साथ मिलेगा। फिर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसकी कमांड कैसे है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस ज्वाइन टेबल 2। ठीक है, आप रन करके देख लेना, 2 टेबल बना लेना, क्रॉस ज्वाइन हो जाएगा, आपको डेटा आउटपुट में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। Union is used to combine and return all the distinct rows selected by query. Select column from table 1 union select column फ्रॉम टेबल। यहाँ पे 2 से ज़्यादा कॉलम्स का आप यूनियन कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि जो यूनियन होगा वो नॉन रिपीटेड वैल्यूज ही डिस्प्ले करेगा, रिपीटेड वैल्यू होगी तो डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, इसका आउटपुट आ जाएगा ID नेम 1 करण 2 विकास 4 वासु एंड 3 अरुण या अनिल जो भी लिखा है। तो इसमें अगर मैंने दूसरी टेबल में वो फील्ड रिपीटेड लिखा होता तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इक्विजॉइन। ये कैसे काम करेगा, ये हमारा मान लो पहली टेबल है, वहाँ पे हमने कुछ डेटा बुक्स लिखा है, दूसरा बुक स्टॉक लिखा है, तो हमें कैसे करना है, सिलेक्ट सीरियल नंबर मैं पहली टेबल का उठा रही हूँ, कॉमा बी नेम कॉमा क्वांटिटी कॉमा प्राइस फ्रॉम बुक्स का बी और बुक स्टॉक का B2 वेयर B.SNO इक्वल टू B2.BNO। मैंने यही बात आपको पहले भी बताई थी कि यही वो इक्विजॉइन है कि जहाँ पर दोनों इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंगली। अब ये क्या करेगा, पहला डेटा इसमें ढूंढेगा, अगर होगा तो ही डिस्प्ले होगा, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं हो पाएगा। जैसे सेकंड है, ठीक है, थर्ड दोनों में नहीं है तो थर्ड वाला डेटा का डिस्प्ले नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड फिर सीधा फोर्थ वाला फिर फिफ्थ वाला एंड देन सिक्स्थ वाला, तो मतलब थर्ड वाला डेटा डिस्प्ले नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर BNO में वो 3 नहीं लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑल्टर और अपडेट कमांड में डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार आया हुआ है। ऑल्टर कमांड क्या करता है कि टेबल को मॉडिफाई करने के काम आएगा। इज यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन ऐड मॉडिफाई और डिलीट ए कॉलम। जबकि अपडेट कमांड टेबल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको अपडेट करने के काम आएगी। जैसे मैं आपके रोल नंबर या मैं आपका सैलरी अपडेट कर देती हूँ तो वो अपडेट कमांड है, लेकिन ऑल्टर क्या करेगा, टेबल के अंदर एक नया फील्ड ऐड करेगा। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर आप एग्जांपल में देख लोगे। अपडेट टेबल का नाम, सेट जो भी नया नेम दे रही हूँ, वेयर का क्लॉज लगा रही हूँ कि वेयर नेम इक्वल टू गरिमा। मैं यहाँ पे चाहे तो ये वेयर का क्लॉज नहीं लगाती तो क्या होता, सभी का नाम रजनी सेट हो जाता स्टूडेंट टेबल में। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड टोटल इंटीजर 3। तो अब इससे क्या होगा, एक नया फील्ड ऐड हो जाएगा जिसका नाम टोटल होगा और उसका डेटा टाइप इंटीजर 3 होगा। मतलब 3 बाइट्स 3 स्पेसेस तक के वेरिएबल्स को वो वैल्यू ले लेगा। मॉडिफाई और ड्रॉप इसी हिसाब से हो जाएगा, यहाँ पे ड्रॉप भी लिख सकते हो और यहाँ पे मॉडिफाई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वन इज अब बाद में करते हैं, अब इसको क्लोज करते हैं।